हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज से जो हम लोग करंट अफेयर कवर करने वाले हैं उसमें मंथली रिवीजन, पीडीएफ नोट्स, स्टैटिक जीके और क्विज को भी इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जब आपका इम्तिहान कड़ा होता है तो ये मान के चलिएगा कि आपको पद और प्रतिष्ठा जो है वो बड़ी जबरदस्त मिलने वाली है, लेकिन आपको उस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको वो प्रतिष्ठा मिल पाएगी। तो जिनके नसीब ऊंचे होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं का होता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वहां जाकर आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है? तो नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। देखिए, इससे पहले जो इनकी रैंक थी वो काफी नीचे थी, अब इन्होंने दूसरा पायदान हासिल किया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो 8 अगस्त को संपन्न हुए हैं, समाप्त हुए हैं। इसके बाद में इंडिया की जो रैंक है वो 48 नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर कौन आया है? यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर आया है। इसके अंदर भारत ने 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं, और इसी जीत के साथ भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 48वें रैंक है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा मूव्स अप 14 प्लेसेस, 14 स्थान जो हैं वो उन्होंने मूव किया है, और अब विश्व के दूसरे जैवलिन थ्रो यानी कि एथलेटिक्स के अंदर दूसरी रैंक जो आ गई है वो नीरज चोपड़ा की आ चुकी है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था, और इनका जो स्कोर रहा है वो है 1315। ज्वेलिन थ्रो से इनका संबंध है, जबकि यहां पर 6th रैंक जो है वो पहले इस पोजीशन पर थे, तो उन्होंने शिफ्ट किया है। इसके बाद में नीरज चोपड़ा की 2nd रैंक आई है। ही वॉज एट 16, यानी कि अभी दूसरी रैंक पर है। इससे पहले उनकी जो रैंक थी वो कौन सी थी? 16वीं रैंक थी। तो आप लोग ये जरूर याद रखना, 16वीं रैंक पर वो थे। हम लोग बात करें कि हमने ओलंपिक के अंदर कितने गोल्ड जीते हैं, तो 2 गोल्ड अभी तक जीते गए हैं। पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था शूटिंग के अंदर 2008 के अंदर, और अब जो है वो दूसरा गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो के अंदर जीता गया है। अब देखना यह है कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर देवेंद्र झाझड़िया के द्वारा, जो कि जैवलिन थ्रो करते हैं, उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है या नहीं। तो नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री जो थी वो बनाई थी गोल्ड मेडल जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और भारत ने यहां पर 7 मेडल जो है वो जीते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को 4 सिल्वर बताए थे, तो 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, ठीक है, और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। तो आप लोग उसको जरूर करेक्ट कीजिएगा। 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की जो रैंक है वो कौन सी आ चुकी है? 48th रैंक पर इंडिया आ चुका है। हम लोग बात करें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, स्टैटिक जीके जो है वो हम लोग कवर करना है। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का के बारे में आप लोग देखिए। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा के अंदर है। गाय राइडर जो है वो अभी इसके हेड हैं, और टोटल मेंबरिंग कंट्री जो है वो है 187। 187वां जो देश बना है वो कौन सा बना है? टोगा बना है। इंटरपोल देखिए, इंटरपोल की जो स्थापना है वो 1923 के अंदर की गई थी। लियोन्स फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और जुर्गेन स्टॉक जो है वो इसकी अभी क्या है? सेक्रेटरी हैं। 194 इसके मेंबरिंग कंट्री हैं, और 194th जो कंट्री मेंबर बना था वो कौन था? किरीबाती। फिर हम लोग देखिए कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना 1931 के अंदर की गई थी, और लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो महासचिव हैं वो कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो है वो इसके महासचिव हैं, और 54 कंट्रीज मेंबर हैं इसके। 54 जो कंट्री मेंबर बना था वो कौन है? मालदीव। रिसेंटली 2021 में ही बना था, और ये मान के चलिएगा कि 2021 के एग्जाम में ये जो मालदीव कंट्री है ये जरूर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की हम लोग बात करें, यूएन की, 1945 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। एंटोनियो गुटेरस इसके हेड हैं। 193 मेंबर कंट्रीज हैं। 193 जो देश बना था वो था साउथ सुडान। साउथ सुडान एक नया कंट्री ही बना था अफ्रीका के अंदर। फिर हम लोग बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ की स्थापना 1945 के अंदर की गई थी, और इसकी जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर। क्रिस्टीना जॉर्जिया अभी इसकी हेड हैं। इसकी टोटल 190 मेंबर कंट्रीज हैं, और 190वां जो देश बना था वो कौन सा था? अंडोरा था।
विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की यदि हम लोग बात करें तो 1945 के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डेविड मालपास इसके हेड हैं अभी, और टोटल 189 इसकी मेंबरिंग कंट्रीज हैं। और 189 जो देश बना था वो कौन सा था? वो था नोरू। देखिए नोरू जो है वो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई भी कैपिटल नहीं है। याद रखना, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखती जाती हैं और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर्स या फिर उनके जो हेड हैं, सेक्रेटरी जो हैं, उनका नाम लिख दिया जाता है और फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। यहां तक कि कौन सा नया कंट्री जो है वो उसका मेंबर बना है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा यह परीक्षण जो है वो किया गया है। ठीक है, टेस्ट फायर किया गया है। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल लिखा हुआ है। देखिए एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। दोनों जो है वो क्लासिफाई की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तो इनका जो पाथ होता है, ट्रेवलिंग पाथ, उसके ऊपर इनको क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल सरफेस से ऊपर उड़ती है और फिर वो सरफेस के पैरेलल चलती है और अपने टारगेट को हिट करती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की यदि हम लोग बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले कर्व नेचर के अंदर ऊपर जाती है, एनवायरमेंट को वो क्रॉस करती है और ऊपर जाकर अपने टारगेट को फिक्स करती है और उसके बाद में फिर वो टारगेट को हिट करती है। तो दोनों जो है वो पाथ के बेसिस पर अलग अलग मिसाइलें हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा इसे क्या किया गया है? टेस्ट फायर किया गया है। तो यहां हमें जानने की जरूरत है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं उनका क्या कंपैरिजन है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। पाकिस्तान ने अभी सक्सेसफुल इसको टेस्ट फायर किया है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, यहां तक कि आप लोग ये जरूर याद रखना कि ये न्यूक्लियर कैपेबल एक मिसाइल है। मतलब इसका वॉर हेड जो है वो न्यूक्लियर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर मटेरियल है उसको कैरी कर सकता है। जैसे हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उससे ऑपरेटेड होती है, वैसे ही न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स भी होती हैं। यहां हम लोग बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है वो 4 प्रांतों के अंदर बटा हुआ है। कौन कौन सा है? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तून है। अभी ये जो खबरें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, इस पंजाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी जो पंजाब है, साउथ पंजाब, इसको अलग करने की मांग जो है वहां पर चल रही है। इसके नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और हम लोग बात करें अफगानिस्तान तो भारत और अफगानिस्तान के बाद दोनों के बीच में डूरंड लाइन जो है वो यहां पर टच करती है। ठीक है, काफी कम है, लगभग 89 किलोमीटर की ये डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। बात करें हम लोग ईरान की तो ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो ये सब जो हैं वो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ग्वादर, ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं अरेबियन सी से ये टच कर रही है, इसको चाइना ने जो है वो अपना बंदरगाह कैप्चर कर रखा है। और चाइना ये चाहता है कि ग्वादर बंदरगाह से सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना तक जम्मू एंड कश्मीर पीओके वाला जो क्षेत्र है वहां से ये गुजरे, लेकिन भारत को इस पर आपत्ति है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर आप लोग बलूचिस्तान देख रहे हैं। देखिए जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी तो हमारे पास में 4 चीफ कमिश्नरेट थी। 4 जो थी वो चीफ कमिश्नरेट थी। हम लोग बात करें सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद में कौन सी थी? कुर्ग, कुर्ग जो थी, कुर्ग के बाद में फिर कौन सी है? अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा के बाद में बलूचिस्तान। दिल्ली से देशबंधु गुप्ता, कुर्ग से सीएम पुनेचा, अजमेर से मुकुट बिहारी लाल भार्गव और बलूचिस्तान से जो थे वो थे मोहम्मद इमरान। तो ये क्वेश्चन जो है उसको भी आप लोग रेडी करके एग्जाम में जाइएगा। यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो भी मिसाइल्स हैं पाकिस्तान की, यहां पे देखिए गजनवी, तो गजनवी जो है वो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये जो रेंज है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की है। इनके पास में शाहीन 2 है, शाहीन 3 है, शाहीन 1 भी है, DF-15 ऐसी कई मिसाइलें इनके पास में है। लेकिन सबसे बड़ी इनकी कमजोरी ये है कि इनकी रेंज जो है वो काफी कम है, जबकि भारतीय जो मिसाइलें हैं, इंडियन जो मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज काफी हद तक ज्यादा रहती है। उसका कंपैरिजन हम लोग यहां से कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि हमने 2003 के अंदर पृथ्वी मिसाइल जो थी सेकंड, इसको लॉन्च किया था, जिसकी मिनिमम रेंज ही आप लोग 350 किलोमीटर यहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप लोग देखिए
पाकिस्तान के अंदर इसका कंपैरिजन किया जाता है NASR यानी कि नसार है ये, और 2013 के अंदर इसको डिप्लॉयड किया गया था और इसकी रेंज काफी कम है, 60 से 70 किलोमीटर के आसपास इनकी रेंज है। हमारी जो मैक्सिमम रेंज है इसको हम लोग कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि है अग्नि 5। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और 5200 किलोमीटर इसकी क्या है रेंज है। जबकि यहां पर देखिए पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल जो है वो इस रेंज को टच भी नहीं करती है। तो इसीलिए भारत के पास में चाहे मिसाइल जो है वो कम हो, लेकिन इनकी रेंज जो है वो काफी बेहतरीन है और वही काम में आती है। यहां हम लोग बात कर रहे थे अभी गजनवी की, तो उसकी जो रेंज है वो कितनी है, 300 किलोमीटर है और इसको डिप्लॉयड किया गया था 2004 के अंदर। यदि हम लोग कंपैरिजन स्टडी देखें तो भारत के पास में जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो कितने हैं, 48 है। जैसे वज्र की हम लोग बात करें, शमशेर की यदि हम लोग बात करें तो टोटल 48 है और यहां पर 36 है पाकिस्तान के पास में। फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो हमारे पास में 56 है और पाकिस्तान के पास में भी 56 है। लेकिन यहां पर हम लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि हमारी रेंज जो है वो काफी ज्यादा हाई है। क्रूज मिसाइल की यदि हम लोग बात करें तो 14 हमारे पास में है और इनके पास में केवल क्या है, 8 है, जिसका नाम है बाबर। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो रेंज के यदि हम लोग देखें प्रोस्पेक्टिव से तो भारत जो है वो कहीं इनसे आगे है। तो पाकिस्तान जो है वो उछलता तो ज्यादा है लेकिन इसके पास में वो मिसाइल्स नहीं है। यदि मान लीजिए कि वापस से 1999 जैसे वॉर यदि छिड़ते हैं तो अब भारत जो है वो पूरी तरीके से तैनात है, पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, चलिए यहां हम लोग कुछ रक्षा उपकरण जो है डिफेंस उनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे हेलिना की यदि हम लोग बात करें तो हेलिना को भारत के अंदर ही विकसित किया गया था। यहां पर दो नाम है, एक तो है हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर जो होता है उससे इस मिसाइल को दागा जा सकता है जिसे नाम दिया गया है हेलिना। भारत की इंडिजीनियस ये मिसाइल है और एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, इसके साथ में ही चिनूक है, ये एक हेलीकॉप्टर है जिसे हमने अमेरिका से इसको क्या किया है, इंपोर्ट किया है। बराक 8 जो है डीआरडीओ के द्वारा, ये डीआरडीओ के द्वारा और इजराइल के द्वारा इसे बनाया गया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला की यदि हम लोग बात करें तो ये इंडियन नेवल शिप है, फ्रांस के द्वारा इसे निर्मित किया गया है और ये स्कॉर्पियन क्लास की एक पनडुब्बी है। राफेल आपको पता होगा कि काफी विवाद भी इस पर चला था। फ्रांस से हमने डसॉल्ट जो एविएशन कंपनी है उसके थ्रू हमने इसको इंपोर्ट किया था और ये क्या है, एक फाइटर प्लेन है S-400 बहुत ही बेहतरीन। यदि आप लोग को पता होगा आयरन डॉम के बारे में जिसको इजराइल ने इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही रूस से हम लोग इंपोर्ट करेंगे S-400। ये है एयर डिफेंस सिस्टम। फिर है पिनाक। ठीक है, पिनाक क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, 12 बैरल वाला एक रॉकेट लॉन्चर है जो कि भारत का इंडिजीनियस डेवलप जो है एक रॉकेट है। आईएनएस कलवरी, ये क्या है, स्कॉर्पियन क्लास की एक सबमरीन है जो हमने इंडिजीनियस इसको डेवलप किया है। फिर यहां पर देखिए आप लोग अपाचे, अपाचे हेलीकॉप्टर आप लोगों को पता होगा कि जिसमें आप लोग देखते होंगे कि आगे की तरफ भी जो है वो फैंस लगे रहते हैं। तो अमेरिका के द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये क्या है, एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया गया है। देखिए, जब किसी भी संस्था की कार्य प्रणाली के अंदर जो वर्किंग सिस्टम है यदि उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है कि उसके नाम में भी परिवर्तन कर दिया जाए। इसलिए एनबीए से बदलकर नाम जो है वो एनबीडीए कर दिया गया है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, क्योंकि यहां पर डिजिटल को जोड़ा गया है। पहले नाम न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन था, क्योंकि अब डिजिटल युग है इसलिए इसका नाम जो है वो इसके काम को रिफ्लेक्ट करे, इसीलिए इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट बॉडी ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की, तो पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ी बॉडी जो है जो कि न्यूज को टेलीकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करने वाली जो एसोसिएशन है वो कौन सी है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ठीक है, तो नाम इसका चेंज कर दिया गया है। लगभग 80% के आसपास जितने भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो इसके कमांड एरिया के अंदर आते हैं। अब देखिए कि ये नाम जो है वो चेंज क्यों किया गया है। हम लोग देखते हैं कई बार रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है, यहां तक कि रिसेंटली जो काकोरी कांड हुआ था उसका नाम भी जो है वो चेंज कर दिया गया था। अभी हम लोग देखेंगे कई अवार्ड्स के नाम चेंज किए जाते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जब समय आता है तो समय के अकॉर्डिंग उसका नाम जो है वो रखा जाता है।
जैसे इसमें डिजिटल नाम जो है वो जोड़ दिया गया है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, टू रिफ्लेक्ट द एडिशन ऑफ डिजिटल मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एज इट्स मेंबर। ठीक है, तो इस कारण से इसका नाम जो है वो चेंज किया गया है। एनबीए के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रजत शर्मा है, आप लोग जानते होंगे, काफी अच्छा ये इंटरव्यू भी लेते हैं। कई बार आप लोगों ने इनकी आमने सामने की भिड़न जो है कई बड़े बड़े महानुभावों के साथ में देखी भी होगी, तो इसलिए जो है वो नाम चेंज कर दिया गया है। विद द इंक्लूजन ऑफ डिजिटल मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टर, द एनबीए बोर्ड हैज डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ बॉडी फॉर्म। तो यहाँ पे एनबीए के बोर्ड में कौन कौन शामिल होते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसको हेड किया जाता है एमिनेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी महत्वपूर्ण जो जज हैं, ठीक है, एमिनेंट पर्सन है, उनके द्वारा इनको क्या किया जाता है? हेड किया जाता है। इसके साथ में ही एमिनेंट पर्सन जो हैं, जो कि ब्रॉडकास्टिंग को इंप्रूव करने के लिए जो काम करते हैं, उनको भी इस बोर्ड के अंदर शामिल किया जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 14 साल पहले, और अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? रजत शर्मा हैं, जबकि इसको स्थापित किया कब किया गया था? 2007 के अंदर। तो लगभग 14 साल जो हैं वो इसके एस्टेब्लिशमेंट के हो गए हैं। तो 3 जुलाई 2007 को इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। यहाँ पे हम लोग देखें कि कुछ एक नाम जो हैं वो इस बार चेंज किए गए हैं। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन की बात करें तो मंदूदी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम चेंज कर रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए एक जॉइंट हाईकोर्ट जो है उसका नाम बदलकर रख दिया गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। रिसेंटली आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो रख दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर, क्योंकि 1991 के अंदर ये शुरू हुआ था। और सबसे पहले शतरंज के जो बेताज बादशाह हैं विश्वनाथन आनंद, उनको ये पुरस्कार दिया गया था, और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। गोरेवाड़ा जो जू है इसका नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख दिया गया है, और ये कहां स्थित है? नागपुर के अंदर ये स्थित है। अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि काकोरी जो कांड है, ठीक है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। हम लोग बात करें कुछ और नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया है। एग्जाम में वनडे एग्जाम जो होते हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप लोग देखिए बोगी बील जो है वो एक ब्रिज है, ठीक है, इसका नाम अटल सेतु जो है वो कर दिया गया है। नया रायपुर जो है यानी कि साबरमती घाट, इसका अटल नगर या फिर अटल घाट जो है वो कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है इसका नाम बदलकर अटल पथ कर दिया गया है। अगरतला हवाई अड्डा जो है इसका नाम महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो कई नाम जो है वो चेंज किए गए हैं, आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच जयनगर कुर्था रेल सेवा शुरू की गई है? तो ये जयनगर जो है ये स्थित है बिहार के अंदर। ये तो है बिहार के अंदर, और कुर्था जो है वो नेपाल के अंदर स्थित है। और भारत और नेपाल के बीच में ये जो रेल सेवा है ये रिसेंटली शुरू की गई है। लेकिन याद रखना, रेल सेवा पूरी तरीके से इंडिया फंडेड है। इंडिया के द्वारा इसे फंड किया गया है। 550 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया के द्वारा इसे फंड किए गए हैं पूरी तरीके से। देखिए, वैसे तो भारत और नेपाल के बीच में कई टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट है। जैसे हम लोग बात करें लिम्पियाधुरा, सबसे पहली है, जैसे हम लोग बात करें लिम्पियाधुरा, फिर है काला पानी, ये तो आप लोग को पता होगा काला पानी, और इसके बाद में तीसरी जो जगह है वो कौन सी है? लेपू लेक। तो ये 3 जगह आप लोग जरूर याद रखना, लिम्पियाधुरा है, काला पानी है और लेपू लेक। ये 3 जो है जगह भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड है। बेसिकली नेपाल ने ही इसे डिस्प्यूटेड बनाया था, क्योंकि यहाँ के जो पीएम थे केपी शर्मा ओली कहीं ना कहीं प्रभावित थे चीन की नीतियों से। उनकी साम्यवादी सरकार को ये सपोर्ट करते थे, और उन्हीं के कहने पर, या हम लोग कहें उन्हीं के इशारे पर, ये सब काम जो है वो भारत के साथ इन्होंने किए थे। आपको पता होगा कि जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल हम लोग मलेशिया से इंपोर्ट करते थे, उसको हमने बैन किया। लेकिन नेपाल जो है वो उसको क्या करता था? मलेशिया से उसको इंपोर्ट करता था, और फिर नेपाल से वो भारत में आना शुरू हो गया था। इसलिए नेपाल पर भी हमने प्रतिबंध लगा दिया कि वो भारत के अंदर पाम ऑयल जो है इसको नहीं एक्सपोर्ट करेगा। चलिए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये स्पीड ट्रायल जो है
इंडिया बिटवीन नेपाल दोनों के बीच में शुरू की गई है और इसकी स्पीड जो है वो है 110 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसकी क्या है रेंज है। 35 किलोमीटर लॉन्ग न्यूली गेज कन्वर्टेड जो है ये एक सेक्शन डेवलप किया जाएगा भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, प्योरली भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या है फंडेड है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 68.72 किलोमीटर और ये टोटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या है फंडेड है। 550 करोड़ रुपए की इसमें क्या है लागत आई है। चलिए यदि हम लोग बात करें कि ये जो है इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा आगे आने वाले भविष्य के अंदर, लेकिन देखेंगे कि रेलवे लाइन जो है वो अभी नेपाल से बिहार तक है और इसके बारे में इसके बाद में इसे कब एक्सटेंड किया जाता है। नेपाल के लिए हम लोग बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये स्थित है, लैंडलॉक एक कंट्री है। एशिया पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यदि हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया सबसे पहले नंबर पर आता है, उसके बाद में अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका आता है, उसके बाद में फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप और फिर आता है कौन सा ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑर्डर जो है ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेपाल की कैपिटल यदि हम लोग देखें तो वो है काठमांडू। करेंसी की यदि हम लोग बात करें नेपालीज रुपीज है। प्रेसिडेंट है नेपाल के विद्या देवी भंडारी और पीएम कौन है केपी शर्मा ओली, जिन्होंने पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर रखा है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इंटरनेशनल रिलेशंस। 5 स्टेट जो है वो टच करते हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो यहां पर नेपाल के अंदर हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट वो भी स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट जो है 8848। रिसेंटली आपको पता होगा कि एक विभाजन डिवाइडिंग लाइन जो है वो चाइना के द्वारा अनाउंस की गई थी माउंट एवरेस्ट के ऊपर, और जिसे ये कहकर कहा गया था कि कोविड-19 के चलते यदि कोई मान लीजिए नेपाल से चाइना की तरफ स्विच करता है तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ना फैलाए, इसीलिए एक विभाजन डिवाइडिंग लाइन जो है वो कहां पर बनाई जानी चाहिए, माउंट एवरेस्ट के ऊपर बनाई जानी चाहिए। इसे सागर माथा कहा जाता है नेपाल के अंदर और यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो क्या है कर्णाली, जिसे घाघरा रिवर जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग नेपाल से सबसे लंबी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा साझा की जाती है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी वो भी नेपाल के अंदर स्थित है। हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क काठमांडू के अंदर सार्क का हेडक्वार्टर है। पार्लियामेंट नेपाल की जो पार्लियामेंट है इसको क्या कहा जाता है, नेशनल पंचायत कहा जाता है। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक जो युद्ध अभ्यास है वो भी आयोजित किया जाता है। चलिए कुछ ऑपरेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बात करें ऑपरेशन ओलिविया की, तो भारतीय तट रक्षक द्वारा ओडिशा के ऑलिव रिडली टर्टल, देखिए वहां पर गहीरमठ बीच स्थित है, तो गहीरमठ बीच पर हमेशा हर साल जो है वो प्रजनन करने के लिए छोटे कछुए, ये काफी छोटे कछुए होते हैं, विश्व के सबसे छोटे कछुए होते हैं, नॉन वेजिटेरियन ये होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हर साल प्रजनन के लिए आते हैं, लेकिन इनकी जो तादाद है वो वापस पहुंचने पर काफी कम हो जाती है क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं, वापस समंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा जो है इसका संबंध राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र पर बीएसएफ के द्वारा जो सुरक्षा की जाती है कौन सी रेड क्लिफ रेखा की, उसके लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन की यदि हम लोग बात करें तो टमाटर, प्याज और आलू की अतिरिक्त 22 अन्य जो प्रोडक्ट हैं उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड जो है ये नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, आप लोग को पता होगा कि हमने जो है वो बहरीन से शिप के थ्रू हमने बड़े बड़े ऑक्सीजन के कंटेनर जो थे वो मंगाए थे और उसके लिए ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड था। चलिए किस राज्य और यूनियन टेरिटरी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है, तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा प्रूफ ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए कि गवर्नमेंट के अंदर कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, इसके साथ में ही सेक्रेटेरिएट जो वर्क होते हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए ही जम्मू कश्मीर के द्वारा ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि प्रूफ की सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइड फैसिलिटी, तो ये जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। समझना इस चीज को, जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं और आप जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में कोई फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का कहां तक प्रोसेस हुआ है ये कैसे पता चलेगा। यदि मान लीजिए कि उस डॉक्यूमेंट की जियो टैगिंग कर दी जाए
जियो टैगिंग का मीन्स है कि उस डॉक्यूमेंट पर डेट टाइम ये जो है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अंदर उसकी एंट्री हो जाए, तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो किस समय कहां पर पहुंचा है। इसे ही जियो टैगिंग कहा जाता है। तो यहाँ के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा ये बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया गया है। ठीक है, तो कोई प्रोजेक्ट जो है उसका कंप्लीशन कितना हुआ है, इसको हम लोग जियो टैगिंग फोटोग्राफ जो है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मीन्स है कि कोई काम कितने समय में करना है, वो काम उस समय में पूरा होता है कि नहीं होता। दूसरी बात, उस काम के लिए कौन सा ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया है, तो इसे ही हम लोग कहेंगे अकाउंटेबिलिटी। तो यहां पर हम लोग एक इमेज देख सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए कोई भी काम किस तारीख से कहां पर पहुंचा है, तो यहां पर जो है इसकी जियो टैगिंग कर दी गई है। तो यहां पर डेट और टाइम जो है वो लिखा गया है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जियो टैगिंग इसे कहा जाता है। चलिए कुछ मोबाइल ऐप की हम लोग और बात कर लेते हैं, जैसे दोस्त फॉर लाइफ। दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप जो है ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो मेंटल और सोशल वेलफेयर से स्टूडेंट का उसे कंट्रोल करने के लिए, या हम लोग कहें उसे बैलेंस करने के लिए। आदि परीक्षण जो पोर्टल है, आदि प्रशिक्षण जो पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अर्जुन मुंडा जो हैं इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। फिर देखिए, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च शॉपी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं शॉपसी ऐप जो है वो फ्लिपकार्ट के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे सलाम दिल से जो पहल है वो एचडीएफसी बैंक की है। महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने के हेतु ये जो है पहल शुरू की गई थी। फिर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से स्टडी ग्लोज का जो डेली जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं वहां पर भी मेरे द्वारा पूछा गया था। एम योगा जो ऐप है इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसमें दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग सीखने के लिए सारा जो कोर्स है वो इस एम योगा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और कोविड 19 से प्रभावित बच्चों के देखभाल हेतु इसे लॉन्च किया गया। और आज जो हम लोग मई 2021 के करंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं मंथली रिवीजन में, वहां पर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नमस्ते योग ऐप ये आयुष मंत्रालय की द्वारा लॉन्च किया गया है सूचना मंच के रूप में। हम लोग कहें कि योग के बारे में जानकारी जागरूकता इसे बढ़ाने के लिए नमस्ते योग ऐप शुरू किया गया। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया कोविड 19 के दौरान, और अमृत वाहिनी ऐप जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। ठीक है, चलिए, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय सी कैट 2021 में भाग लिया है, तो भारत ने यूएसए मतलब अमेरिका के साथ में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इसमें केवल अमेरिका नहीं, टोटल 20 कंट्रीज जो हैं, 20 कंट्रीज वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत, अमेरिका और 20 कंट्री जो हैं वो सिंगापुर के अंदर आयोजित होने वाले इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर क्या कर रहे हैं, मिलिट्री नहीं है ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि 20 अदर पार्टनर जो हैं वो हैं इसके अंदर। सी कैट की यहां पर फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और सिंगापुर के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, तो 20 कंट्री जो हैं वो भी इसके अंदर हैं, भारत की नेबरिंग कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये एक मैरीटाइम जो है वो एक्सरसाइज है जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को इंक्लूड करके फिर परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ युद्धाभ्यास को देख लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें इन एडवा 4, तो ये जो युद्धाभ्यास है वो भारत और यूरोपियन संघ के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद करना है। अदन की खाड़ी के अंदर ये आयोजित किया गया था और नौसेना का है। इसके बाद में 4IP, ठीक है, ये जो युद्धाभ्यास है वो किसके द्वारा है, भारत और जापान के द्वारा। हिंद महासागर में इसे आयोजित किया गया था और ये भी नौसेना का युद्धाभ्यास है। कॉर्पेट, अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले, कॉर्पेट जो युद्धाभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच में, इसके साथ में ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में भी कॉर्पेट युद्धाभ्यास जो है उसको आयोजित किया जाता है। अंडमान सागर के अंदर इसको परफॉर्म किया गया था नौसेना के द्वारा। वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। डेजर्ट फ्लैग 6 काफी इंपॉर्टेंट है, बहुपक्षीय देशों के बीच यानी कि मल्टी नेशन जो है इनके द्वारा परफॉर्म किया गया था। फिर है सैन्य अभ्यास खंजर 2021, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। खंजर जो है वो किर्गिस्तान के और भारत के बीच में बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी है, वहां पर थल सेना के द्वारा आयोजित करवाया गया था।
चलिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वैसे 2020 में ही इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया और वापस से इनको 1 साल का जो है वो और एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो ये यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला और ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, असम मेघालय कैडर के। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो टेन्योर है वो 22 अगस्त 2020 को ही कंप्लीट हो चुका था और रिटायरमेंट के बाद जो है वो 60 साल के बाद इनको सुपर एनुएशन पर फिर आगे 1 साल का और अब जो है वापस से 1 साल का एक्सटेंशन इनको मिल चुका है। यदि और हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों की, तो अध्यक्ष आप लोग देखिए नीति आयोग के, आपको पता है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो अभी कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। यदि आप लोग रियलिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे द्वारा ये इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है या फिर हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। बस बात ये है कि ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। यदि आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, इसका मीन्स है कि आप लोग जो है वो किसी चीज को सीखना नहीं चाहते हैं। आपको यदि मान लीजिए कि इंग्लिश में भी दे दिया जाए फिर भी एग्जाम के अंदर आंसर ना पता हो तो फिर क्या करेंगे? इससे बढ़िया है कि जो भी चीज जिस समय सीख ली जाए वो काफी अच्छी है। तो सीईओ है नीति आयोग की कौन है? अमिताभ कांत हैं। इनका कार्यकाल जो था वो भी 1 वर्ष के लिए इंक्रीज किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रिसेंटली आपको पता है कि इनका टेन्योर समाप्त होने के बाद भी वापस इनको रीअपॉइंट किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रजलाल शर्मा और 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप लोग जरूर याद रखना। मैच करने वाले क्वेश्चन जो हैं वो इनके अंदर पूछे जाते हैं। चलिए, हाल ही में एयर इंडिया के किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है क्योंकि इन्होंने लॉस एंजलिस से और इंडिया के बीच में, बेंगलोर के बीच में नॉन स्टॉप विथ ऑल वुमेन क्रू मेंबर्स के साथ में एक फ्लाइट जो थी वो नॉन स्टॉप इन्होंने उड़ाई थी और इसके लिए ही इनको कई अवार्ड जो थे वो दिए गए थे और एयर इंडिया से इनका संबंध है। तो रिसेंटली जो है वो संयुक्त राष्ट्र में एज ए वुमेन इनको स्पोक्स पर्सन क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। यदि हम लोग बात करें यूएन की तो 1945 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं और डेविड मालपास तो नहीं है, डेविड मालपास तो किसके हैं? वर्ल्ड बैंक के हैं। ठीक है, चलिए यहां आप लोग देख सकते हैं कि जोया अग्रवाल जो हैं इन्होंने जनवरी 2021 में ऑल वुमेन क्रू मेंबर जो हैं इनके साथ में लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट जो है सैन फ्रांसिस्को से, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस नहीं, सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए इन्होंने उड़ान भरी थी और ये क्या अपॉइंट हुई हैं? जनरल जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर एक स्पोक्स पर्सन जो है वो अपॉइंट की गई है फॉर जनरेशन इक्वालिटी। देखिए यहां पर इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन जो है वो इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया है। हम लोग 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन्स हैं, इनको आप लोग याद रखिए। नोरा अल मतरूशी, तो ये जो है यूएई की पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 के जो भी एग्जाम लगेंगे उसके प्रोस्पेक्ट से। फिर आप लोग देखिए पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत हैं। सौम्या स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, चीफ जो एडवाइजर हैं वो कौन है? सौम्या स्वामीनाथन हैं। अनीता भाटिया यूएन वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया है। आरोही पंडित जो हैं वो अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं। तो कुछ वुमेन अपॉइंटमेंट जो हैं वो भी आप लोगों को याद करने की जरूरत है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन लगाया गया है? सैटेलाइट फोन लगाने का मतलब है कि जितने भी जानवर रहते हैं, जैसे हम लोग एक सींग का जो गैंडा है, ठीक है, तो वो एक सींग का गैंडा जो है वो पाया जाता है असम के अंदर। तो यदि मान लीजिए कोई भी वहां पर जंतु है, उसकी जियो टैगिंग की गई है, लेकिन उसकी निगरानी करने के लिए सैटेलाइट फोन्स की जरूरत पड़ती है कि कौन सा जीव जो है वो कहां पर चला गया है। इसकी सैटेलाइट से निगरानी जो है वो की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए सैटेलाइट फोन की जरूरत पड़ती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर इसको स्थापित किया गया है और ऐसा करने वाला पहला नेशनल पार्क जो है वो भी बन चुका है। यदि हम लोग बात करें, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया था। और कूनो नेशनल पार्क के अंदर, कूनो नेशनल पार्क में एक
हम लोग कहें कि चीता को कहां पे लाया जा रहा है, कुनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि स्थित है एमपी के अंदर। कुल 8 जो हैं वो चीता जो है वो लाए जाएंगे अफ्रीका से, जैसे नामीबिया है, उन देशों से 8 चीता जो है वो लाए जाएंगे कुनो नेशनल पार्क के सहित 4 और नेशनल पार्क है वहां पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मूव, तो पहली बार जो है ये कदम उठाया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गैंडों का शिकार जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ में ही और दूसरे जो जानवर हैं उनका भी शिकार होता है, इसलिए सैटेलाइट फोन जो हैं वो यहाँ पर यूज किए जाएंगे। असम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु बरुआ, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस चीज को लॉन्च किया गया है। तो इन्होंने ही क्या किया है, इनको हैंडओवर किए हैं 10 सैटेलाइट फोन काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। देखिए ये आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हैं, जैसे एसएसबी के जो हेड हैं वो कुमार राजेश चंद्रा हैं, बीएसएफ के कौन हैं, राकेश अस्थाना हैं, सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह हैं, सीआईएसएफ के कौन हैं, सुबोध कुमार जायसवाल हैं, एनआईजी के एमए गणपति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एसपीजी के कौन हैं, अरुण कुमार सिन्हा हैं, इसके साथ में आईटीबीपी मनोज सिंह रावत, एनसीसी के हैं तरुण कुमार आइच, आईसीजी, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं उनके हैं के नटराजन, एनडीआरएफ सत्यनारायण प्रधान हैं, आरपीएफएस इसके कौन है, अरुण कुमार हैं, असम राइफल्स के कौन है, प्रदीप चंद्रन नायर हैं, और होम गार्ड के कौन है, सत्यनारायण प्रधान हैं। तो इसमें आप लोग जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, एनएसजी आप लोग जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इनके द्वारा रिसेंटली 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका, हम लोग कहें पार्टीशन विभीषिका मेमोरियल डे जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। देखिए 14 अगस्त को पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली थी, इसके साथ में ही 15 अगस्त जो है वो बांग्लादेश के लिए शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। लेकिन 14 अगस्त को ये जो डे है उसको सेलिब्रेट करने का रीजन है कि इस दिन काफी सारे जो लोग थे उनकी मृत्यु हुई थी इसी पार्टीशन के चलते, और भारत जो है इसको याद करते हुए एक विभीषिका, ठीक है, यानी काफी दर्दनाक दिन जो था वो भारत के लिए था, इसीलिए इस दिन को क्या किया गया है, ये जो है अनाउंस किया गया है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो ये ट्वीट आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और इनके द्वारा लिखा गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो मनाया जाएगा कब, 14 अगस्त को। चलिए कुछ हम लोग और वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत का पहला जो पॉलिनेटर पार्क है वो उत्तराखंड के अंदर स्थापित हुआ है। भारत का पहला इग्लू कैफे जो है वो गुलमर्ग कश्मीर के अंदर। फिर एमपीटी जो क्लिनिक है वो स्थापित हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। डॉग पार्क जो है वो भी चंडीगढ़ के अंदर है। जेंडर पार्क ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड केरल के अंदर स्थित है। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर जो है वो कौन है, भावना कांत है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये भी जैसे एनटीपीसी के एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम है, उनमें पूछे जा सकते हैं। चलिए मई मंथ से हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग लेकर चलेंगे रिवीजन के तौर पर। तो अभी तो हम लोग अगस्त का पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में मई मंथ के भी हम लोग रिवीजन करके चलेंगे। हाल ही में मोरक्को व किस देश के बीच प्रवासी नागरिकों की समस्या को लेकर विवाद चल रहा है, तो मोरक्को और स्पेन के बीच में। प्रधानमंत्री के द्वारा जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 में गुजर गए हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए कौन से फंड की स्थापना, तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाल स्वराज पोर्टल जो है, बाल स्वराज पोर्टल, इस पर सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसके साथ में फंड जो है वो कौन सा है, पीएम केयर्स फंड जो है, इसकी स्थापना की गई थी। दक्षिणी चीन सागर में किस द्वीप को लेकर चीन व फिलिस्तीन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है, तो तीठू द्वीप। पार्सल मत कर देना आप लोग, तीठू द्वीप जो है इसको आप लोग जरूर याद रखना। अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे न्यू काबुल कंपाउंड को किस देश को सौंप दिया है, तो अब अमेरिका ने, आपको पता है कि ये 11 सितंबर को जो है विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वहां पर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, सैनिक अड्डे हैं, उनको क्या दे दिया है, अफगानिस्तान को सौंप दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर पर क्यूआर कोड यानी कि क्विक रेस्पॉन्स कोड जो है और फास्टैग लगाने का निर्णय किया गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं उनकी लीकेज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी, वो अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही थी, इसलिए क्यूआर कोड जो है वो इनके ऊपर लगाया जाएगा।
कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात स्वस्थ होने पर बच्चों में जो है वो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम ये बीमारी देखी जा रही थी। आप लोगों को पता होगा कि एस्पर्जर सिंड्रोम जो है, एस्पर्जर सिंड्रोम जो स्पेस एक्स के ऑनर हैं, कौन है? एलन मस्क हैं। उनको कौन सी बीमारी है? एस्पर्जर सिंड्रोम है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो कुलदीप सिंह को दिया गया है। वैक्सीन वह दवा पर यानी कि जीएसटी समाप्त करने के लिए 8 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन बनाए गए थे? कॉनराड संगमा बनाए गए थे। सक्षम स्कीम किस राज्य के द्वारा घोषित की गई थी? तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के द्वारा जो भी बच्चे कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए हैं उनके लिए सक्षम स्कीम जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई थी। डब्ल्यूएचओ के द्वारा विश्व में पहली बार बायो हब किस देश में निर्मित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर बायो हब जो है वो निर्मित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। चलिए 14 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो राजस्थान की है। सब सोनिक क्रूज मिसाइल जो है निर्भय, इसका परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारी जो है को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो है छत्तीसगढ़। 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कोलकाता के अंदर किया जाएगा। एनपीपीए के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं रिसेंटली कमलेश कुमार पंत जो हैं, इनको क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार युद्धाभ्यास जो है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो कौन सी है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो कौन है? बीडी मिश्रा हैं। कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है? तो वो इंदौर बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश जो है इनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बांग्लादेश है। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो वो है शाकिब अल हसन। हाल ही में किसे जेके टायर इंडस्ट्रीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो नारायण कार्तिकेयन है। हाल ही में चीन के किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल घोषित करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2060 तक। ये कल का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेल जो हैं वो शामिल किए गए हैं? तो 4 खेल जो हैं वो नए शामिल किए गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो 4 खेल कौन कौन से हैं। और आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन ये है कि भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आज का सेशन आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा है ये मुझे जरूर बताना, लेकिन बस एक कंप्लेंट आप लोग मत करना कि सर ये हिंदी में कुछ एक आपने जोड़ दिया है, इसको इंग्लिश में कीजिए। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है? तो ये सब जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर हिंदी इंग्लिश का क्या करेंगे? आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है या फिर जो भी आपका कोई भी फीडबैक है तो वो मुझे दे सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।